हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज से बाबू हम लोग क्लास ट्वेल्थ के एनपीओ क्लास ट्वेल्थ के एनपीओ वाले लेसन से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। और आज से प्रतिदिन आपको सुबह में 8 बजे से वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। 8 से 9 हर एक रोज़ 8 बजे आपको एक वीडियो मिलेगी जो आपके एनपीओ लेसन से रिलेटेड होगा। एसके सिंह के बुक से पढ़ाऊंगा। एसके सिंह के बुक से एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ज़्यादा बेनिफिशियल उन बच्चों के लिए होगा जिनका सेशन 2023 से 24 होगा। बाकी जिन बच्चों का एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है वो लोग भी इस क्वेश्चन से ये वीडियोस देखकर रिवाइज कर सकते हैं, लेसन को रिकैप कर सकते हैं। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं क्लास 12th की सिलेबस। क्लास 12th की अकाउंट्स का पहला लेसन है हमारा एनपीओ। एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हिंदी में बाबू हम लोग बोलते हैं गैर लाभकारी संस्था। जैसे कि ऊपर में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, गैर लाभकारी संस्था। इसी को बाबू हम गैर व्यापारिक संस्था भी कहते हैं। अच्छा, ये बाबू ये गैर लाभकारी संस्था क्या होता है? तो वह सभी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को तथा अपने सदस्यों को एक निश्चित सेवा प्रदान करना होता है, उसे हम गैर लाभकारी संस्था कहते हैं या गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं। यानी ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को एक निश्चित सेवा प्रदान करना होता है, उसे हम बाबू क्या कहते हैं? गैर लाभकारी संस्था। जैसे धार्मिक संस्थान, धार्मिक संस्थान में बाबू मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, गिरजाघर हो गया, ये सारे क्या है बाबू? गैर लाभकारी संस्थान है। शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इत्यादि। सामाजिक संस्थान जैसे पुस्तकालय, औषधालय, अस्पताल इत्यादि, ये सारे के सारे बाबू गैर लाभकारी संस्था है। गैर लाभकारी संस्था की बाबू विशेषता क्या होती है? तो गैर लाभकारी संस्था के बारे में ये कुछ विशेषता आप डेफिनेशन से भी निकाल के लिख सकते हैं। गैर लाभकारी संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। दूसरा, गैर लाभकारी संस्था का उद्देश्य समाज को तथा अपने सदस्यों को एक निश्चित सेवा प्रदान करना होता है। गैर लाभकारी संस्था के आय के प्रमुख स्रोत दान, चंदा, अनुदान होते हैं। दान को बाबू हम लोग डोनेशन बोलते हैं, चंदा को सब्सक्रिप्शन बोलते हैं और अनुदान को ग्रांट्स बोलते हैं। यानी गैर लाभकारी संस्था जो चलती है वो बाबू मुख्य रूप से दान, चंदा, अनुदान पर ही चलती है। तो जिस तरीके से हम लोग लाभकारी संस्था के फाइनल अकाउंट बनाते थे, फाइनल अकाउंट, और उस फाइनल अकाउंट में बाबू हम लोग 3 अकाउंट को शामिल करते थे। पहला हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा बाबू हम लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा बाबू हम लोग बनाते थे बैलेंस शीट। तीसरा बाबू हम लोग क्या बनाते थे? बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। तो इसी तरीके से गैर लाभकारी संस्था के जो वित्तीय विवरण होते हैं, अंतिम खाता होते हैं, वो मुख्य रूप से 3 खातों को बनाता है। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा, गैर लाभकारी संस्था के द्वारा अपने खाता पुस्तक में मुख्य रूप से 3 खाते बनाए जाते हैं जो निम्न है। पहला रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। दूसरा आय एवं व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट। तो ये रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बस कैश ट्रांजेक्शन का एक समरी होता है। मेनली हम लोग को बनानी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ये रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बाबू क्या होता है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या होता है? तो वह खाता जो गैर लाभकारी संस्था के द्वारा वर्ष के अंत में रोकड़ और बैंक के अंतिम शेष को जानने के लिए बनाया जाता है, उसे हम प्राप्ति एवं भुगतान खाता कहते हैं। मेनली प्राप्ति एवं भुगतान खाता में हमें सारे कैश ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बाबू। जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन होगी, अर्थात हमारे पास व्यवसाय इस वर्ष के शुरुआत में कितने का कैश था
और बीच में कहाँ से कैश आए और कहाँ पे भुगतान किया गया और अंत में क्या बचा हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में मिल जाएगी। तो रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे बाबू, तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जिस भी संस्था का होगा फॉर द ईयर एंडिंग, जिस भी डेट को हम लोग बना रहे हैं। इसकी शुरुआत जैसे कि मैं पहले बता रहा हूँ कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस के साथ होगी। तो जो कैश हमारे पास शुरुआत में होगा वो लिखेंगे, जो बैंक का बैलेंस शुरुआत में होगा उसे भी लिखेंगे, यानी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिखेंगे। इसके बाद से जितनी भी हमें रिसिट्स होगी, जहां से भी पैसे आएंगे, उन सारे सोर्स को हम लोग डेबिट में लिखेंगे। जैसे इसको चंदा मिलेगा तो गैर लाभकारी संस्था का आय का मुख्य स्रोत चंदा ही होता है। डोनेशन मिलेगा तो इसे भी डेबिट में दिखाएंगे। न्यूज़पेपर जो बेचेंगे, जो हमारे पास रद्दी वाले न्यूज़पेपर होंगे उसे हम बेचेंगे तो उससे जो हमें पैसे मिलेंगे वो भी हमारे लिए रिसिट्स होगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अगर आप कोई एसेट्स बेच दे रहे हो तो वहां से भी पैसे आएंगे। अगर कहीं से लिगेसीज रिसीव हो रही है तो वहां से भी पैसे होंगे। जहां से भी पैसे मिल रहे हैं उन सभी को डेबिट में यानी रिसिट साइड में आपको दिखा देनी है। और जहां कहीं पैसे जा रहे हैं उसको आपको पेमेंट में लिखनी। जैसे न्यूज़पेपर खरीदोगे तो पैसे जाएंगे, एसेट्स परचेज करोगे तो पैसे जाएंगे, रेंट पेड करोगे तो पैसे जाएंगे, सैलरी पेड करोगे तो पैसे जाएंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आप खरीदोगे तो वहां भी पैसे जाएंगे। फिर बाद में आपको बैलेंस निकालनी है। तो हमेशा कैश और बैंक बैलेंस की डेबिट बैलेंस होती है। तो इसी को जोड़ोगे डेबिट रिसिट साइड को और वही जोड़ अपोजिट साइड पेमेंट में लिखोगे और फिर ये वैल्यू घटा दोगे तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। अगर दोनों की कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों का ओपनिंग दिया हुआ है तो किसी एक का क्लोजिंग आपको बता देगा और जिसका क्लोजिंग नहीं बताएगा वही आपका आंसर जो बैलेंस निकलेगा वो उसका क्लोजिंग हो जाएगा। यानी रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब भी बाबू अब बनाओगे तो इसमें दो बातों को आपको ध्यान में रखना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को दिखाएंगे। इसमें किसको दिखाएंगे बाबू? कैश ट्रांजैक्शन को दिखाएंगे। और दूसरा ध्यान रखेंगे कि जहां से भी पैसे आ रहे हैं, अगर हम रिसिट्स कर रहे हैं तो रिसिट्स में दिखाएंगे और अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट में दिखाएंगे। अब इन संस्था के लिए क्या क्या रिसिट्स होती है, क्या क्या पेमेंट्स होते हैं, वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। वैसे कुछ क्वेश्चंस आप पहले से जानते हो। जब हमने बताया कि ये संस्था जो चलती है वो मुख्य रूप से दान चंदा अनुदान पे चलती है, तो दान भी इसके लिए रिसिट्स होगा, चंदा भी रिसिट्स होगा, अनुदान ग्रांट्स भी रिसीव होगा। वैसे इस खाते की कुछ विशेषता लिखा हुआ है। देखो, यह खाता एक वास्तविक खाता है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो होता है बाबू वो एक वास्तविक खाता होता है। इस खाता में सिर्फ नगद लेन देन को दिखाया जाता है। अभी अभी बताया कि इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को दिखाओगे। यह खाता वर्ष के अंत में रोकड़ या बैंक के अंतिम शेष को जानने के लिए बनाया जाता है। अभी अभी बताया बाबू कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता कहते ही हम उसको है जो कैश और बैंक के प्रारंभिक शेष से प्रारंभ होती है और बीच के सारे कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है और वर्ष के अंत में हमें कैश या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस बताता है, तो उसे प्राप्ति एवं भुगतान खाता कहते हैं। चौथा पॉइंट है, इस खाता में आयगत और पूंजीगत दोनों प्रकार के लेन देनों को दिखाया जाता है। हम इस बात पे ध्यान नहीं देंगे कि वो हमारे लिए रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर है। रेवेन्यू नेचर होगा तो भी दिखाएंगे और कैपिटल नेचर होगा तो भी दिखाएंगे। यानी आयगत प्रकृति का होगा तो भी हम दिखाएंगे और पूंजीगत प्रकृति का होगा तो भी दिखाएंगे। बस ध्यान देना है कि ट्रांजैक्शन कैश में होनी चाहिए। आगे आ जाओ, पांचवा पॉइंट, इस खाता में सभी वर्षों से संबंधित लेन देनों को दिखाया जाता है। इसमें अगर कोई पैसे पिछले साल का भी होगा ना तो भी चलेगा, अगले साल का होगा तो भी चलेगा। बस कंडीशन है कि इस वर्ष में वो पैसे या तो आने चाहिए या तो जानी चाहिए। अर्थात हमने इस करंट ईयर के अंदर रिसिट्स किया हो या पेमेंट किया हो। तो दिया हुआ इस खाता में सभी वर्षों से संबंधित लेन देनों को दिखाया जाता है, चाहे वह चालू वर्ष से संबंधित हो या गत वर्ष से संबंधित हो या आने वाले वर्ष से संबंधित हो, मैटर नहीं करता। बस इस वर्ष में वो हमें मिलनी चाहिए। ठीक है बाबू, तो रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। अब बारीकी से इसे अपने कॉपी में फ्रेम कर लेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट्स जो भी है, और इसकी प्रैक्टिकल जब बनाना शुरू करेंगे तो एक दो क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अभी हम बता रहे थे आयगत और पूंजीगत, ये क्या होता है बाबू? जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है ना, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे ये दो नेचर के होते हैं। ट्रांजैक्शन होंगे या तो ये रेवेन्यू नेचर का होगा, या तो बाबू ये रेवेन्यू नेचर का होगा, और या तो बाबू ये कैपिटल नेचर का होगा।
या तो ये रेवेन्यू नेचर का होगा या तो ये कैपिटल नेचर का होगा। अब ये रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, ये डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर। जैसे अभी आप यहाँ पे लिखे हुए देख रहे हो, आयगत प्रकृति रेवेन्यू नेचर क्या होता है? ऐसे लेन देन जो लगातार प्रकृति के होते हैं, वह सभी लेन देन जो निरंतर या लगातार प्रकृति के होते हैं उसे हम आयगत प्रकृति के लेन देन कहते हैं। जैसे वेतन, किराया, समाचार पत्र, दान, चंदा इत्यादि। अर्थात ऐसे लेन देन जो इसका संबंध भविष्य से नहीं होता है, जो वर्तमान से संबंधित होता है। जैसे आप किसी स्टाफ को से काम करवाते हो, किसी एम्प्लॉई को आप पेमेंट करते हो सैलरी, तो वो जनरली 1 मंथ का होता है। क्या होता है? 1 मंथ का। अगर आप दोबारा से काम करवाओगे तो दोबारा से सैलरी पे करना पड़ेगा। लेकिन बाबू अभी आप अगर फर्नीचर खरीदोगे तो उसकी वैलिडिटी 1 साल से ज़्यादा होगा, अर्थात वो फ्यूचर से रिलेटेड है, तो वो कौन सा नेचर हो जाएगा? कैपिटल नेचर। और दूसरी बड़ी लॉजिक होती है कि बाबू जो हमारा रेवेन्यू नेचर होता है उसका संबंध भविष्य से नहीं होता, लेकिन जो हमारे कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं उन सारे का संबंध भविष्य से होता है। वो लगातार प्रकृति के रेवेन्यू नेचर होते हैं। जैसे सैलरी आप साल में कई बार भुगतान करोगे, लेकिन फर्नीचर आप साल में कई बार नहीं खरीदोगे। आप मकान, बिल्डिंग साल में कई बार नहीं बनाओगे। बिल्डिंग साल में 1 बार बनाते हो और कई साल तक इसका उपयोग करते हो, तो ये कौन सा नेचर होगा? कैपिटल नेचर होगा। यही क्वेश्चन में बता रहा है कि वह सभी लेन देन जो निरंतर या लगातार प्रकृति के होते हैं उसे हम आयगत प्रकृति के लेन देन कहते हैं, और जो लगातार नहीं होते हैं वो बाबू पूंजीगत प्रकृति के लेन देन होते हैं। वह सभी लेन देन जो लगातार प्रकृति के नहीं होते हैं उसे हम पूंजीगत प्रकृति के लेन देन कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो ये बताओ हमें कमेंट करके। हाँ, आगे बाबू, जैसे कि मशीन खरीदा, ये कैपिटल नेचर है। कोई स्पेशल डोनेशन, सोचो एक मंदिर है और उस मंदिर में एक दान पात्र रखा हुआ है। ये एक मंदिर है, मंदिर में एक डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है। डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है। तो कोई भी आएगा तो 5-10 रुपए का कॉइन जमा कर देगा, 5-10 रुपए का कॉइन जमा कर देगा। तो ये तो लगातार मिलते ही रहेंगे ना, तो ये रेवेन्यू नेचर होगा। लेकिन कोई आया 10 लाख रुपए का एक चेक काट के दे दिया, तो ये कौन सा नेचर का होगा? कैपिटल नेचर। क्योंकि ऐसे चंदे रेगुलर नहीं मिलते होंगे, ऐसे डोनेशन रेगुलर नहीं मिलते होंगे। तो जो रेगुलर नहीं मिलते हैं वो बाबू कौन से नेचर के होते हैं? कैपिटल नेचर के। तो उसे हम विशेष दान बोलते हैं। आजीवन सदस्यता शुल्क होती है, लाइफ मेंबरशिप फीस बोलते हैं, इसे आगे डिस्कस करेंगे। ये भी कैपिटल नेचर के होते हैं। देखिए अगला टॉपिक है हमारा गैर लाभकारी संस्था से संबंधित कुछ विशेष मद है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो देखिए क्या सब है। पहला आइटम होता है चंदा। तो जो भी गैर लाभकारी संस्था होगा उसके जो सदस्य होंगे, वो सदस्य जो एक निश्चित समय पे निश्चित राशि का भुगतान करते होंगे उसे बाबू हम चंदा कहते हैं। जैसा कि देखो लिखा हुआ है, गैर लाभकारी संस्था के सदस्यों के द्वारा एक निश्चित राशि एक निश्चित समय पर नियमित रूप से जो भुगतान किया जाता है उसे हम चंदा कहते हैं। और ये चंदा रेगुलरली मिलता है, इसीलिए ये चंदा आयगत प्रकृति के प्राप्ति होती है, यानी रेवेन्यू नेचर का रिसिट्स होता है। दूसरा टॉपिक है बाबू हमारा प्रवेश शुल्क। इसे आप अच्छे से बारीकी से कॉपी में लिखोगे और फिर समझने की कोशिश करोगे। जहां दिक्कत होगा वहां आप दोबारा हमसे पूछोगे। प्रवेश शुल्क, एंट्रांस फीस, और इसी का दूसरा नाम है एडमिशन फीस। जब कोई नया सदस्य किसी गैर लाभकारी संस्था से जुड़ना चाहता है तो उस टाइम उसे नामांकन शुल्क के रूप में जो पैसे भुगतान करने पड़ते हैं वही पैसे बाबू एंट्रांस फीस कहलाते हैं। देखो लिखा हुआ है, जब गैर लाभकारी संस्था के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी सदस्य बनाते समय नामांकन शुल्क के रूप में जो राशि लिया जाता है उसे हम प्रवेश शुल्क या नामांकन शुल्क कहते हैं, या आयगत प्रकृति के लेन देन होते हैं। ये कौन सा नेचर का होता है बाबू? रेवेन्यू नेचर का होता है, क्योंकि मेंबर्स जो होते हैं वो लगातार जुड़ते जाते हैं, साल में कई मेंबर जुड़ते हैं। तो इस संस्था के लिए ये मेंबरशिप फीस अर्थात एंट्रांस फीस क्या होगा? रेवेन्यू नेचर होगा। आगे बाबू विशेष दान। जब दानकर्ता के द्वारा दान देते समय यह निर्धारित कर दिया जाए कि दान के पैसे का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो ऐसे दान को बाबू क्या कहते हैं? विशेष दान कहते हैं, स्पेशल डोनेशन कहते हैं। जैसे कोई शिव मंदिर बनाने के लिए अगर कोई डोनेशन दे रहा है, डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ शिव मंदिर, तो ये क्या है? कैपिटल नेचर है, क्योंकि दान देने वाले ने बता दिया दान के पैसे का प्रयोग कहाँ होने वाला है। आगे सामान्य दान, जिस दान के बारे में पता ना हो कि इस दान के पैसे का प्रयोग कहाँ किया जाएगा।
जब दानकर्ता के द्वारा दान देते समय यह निर्धारित नहीं किया जाए कि दान के पैसे का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो ऐसे दान को बाबू सामान्य दान कहते हैं। अगला पॉइंट है बाबू वसीयत या रिक्त लिगेसी। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का कुछ भाग किसी गैर लाभकारी संस्था या ट्रस्ट को दे देता है तो ऐसी संपत्ति को हम बाबू वसीयत बोलते हैं। लिखा हुआ है, जब किसी गैर लाभकारी संस्था को मृत व्यक्ति के द्वारा बनाए गए विल के आधार पर कुछ धन प्राप्त होता है तो उसे हम वसीयत कहते हैं। या पूंजीगत प्रकृति के लेन देन होते हैं, क्योंकि ये बार बार नहीं होते। ठीक है बाबू, आगे चलिए हम आय व्यय खाता के बारे में पढ़ते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आय व्यय खाता क्या होता है, तो आय व्यय खाता जो परिणाम प्रदर्शित करता है वो अधिक या कमी को बताता है। तो लिखा हुआ है, वह खाता जो गैर लाभकारी संस्था के द्वारा वर्ष के अंत में संचालन प्रक्रिया से होने वाले कमी और अधिक को जानने के लिए बनाया जाता है, उसे हम आय व्यय खाता कहते हैं। इसका प्रारूप निम्न है। इसका फॉर्मेट बता रखा है बाबू। इसका फॉर्मेट देखते हैं क्या है। जिस तरीके से रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट था, वैसे ही हमारा बाबू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी फॉर्मेट है। लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ जो भी होगा फॉर द ईयर एंडिंग, जिस भी समय के लिए बनाएंगे। इसे बनाने के क्रम में बस दो बातें याद रखना कि इसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन आएंगे। और रेवेन्यू नेचर क्या होते हैं, जो लगातार प्रकृति के होते हैं। और दूसरा, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। रेवेन्यू जब भी आप बनाओगे बाबू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो दो चीज़ों हमेशा को ध्यान रखना, एक रेवेन्यू नेचर होनी चाहिए और एक करंट ईयर से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे बाबू स्टाफ को सैलरी देंगे, सैलरी रेवेन्यू नेचर का होता है, लगातार देंगे। रेंट रेगुलरली देंगे बाबू। स्टेशनरी, कभी कभी ज़्यादा मात्रा में स्टेशनरी खरीद के लाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें स्टेशनरी कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। बट नॉर्मली अगर स्टेशनरी दिया हुआ है तो वो बाबू हमारा रेवेन्यू नेचर का ही ट्रांजेक्शन होता है। न्यूज़पेपर भी रेवेन्यू नेचर होता है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी हमारे रेवेन्यू नेचर होते हैं। कहीं पे आप एडवर्टीजमेंट करवाते हो, वो भी रेवेन्यू नेचर है। स्पोर्ट्स मटेरियल रखे हुए हो तो जितने खत्म हो गए, कंज्यूम कर दिया आपने, वो सारे आपके खर्चे हो गए। या ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस, इसमें क्वेश्चन बनाने के क्रम में देखेंगे हम लोग। ठीक इसी तरीके से जितने भी इनकम होंगे हमारे, सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन, एंट्रांस फीस, रेंट रिसिव्ड, लॉकर्स रेंट, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, ये जो भी होंगे, जितने भी रेवेन्यू नेचर के इनकम होंगे वो इनकम में आ जाएंगे। और जितने भी बाबू रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होंगे एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। और फिर इसका बैलेंस कर देंगे। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तो इसको जोड़ेंगे और यही जोड़ को अपोजिट में लिखेंगे, और जो रेस्ट इधर निकलेगा बैलेंस, वो बाबू सरप्लस कहलाएगा। लेकिन अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है तो क्रेडिट में बैलेंस निकलेगा, जिसे बाबू हम डिफिसिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिफिसिट। तो बस इसे बनाने के क्रम में हमें क्या याद रखना, दो ही बातें, कि ये जो होनी चाहिए, इसमें जो दिखाओगे आप वो सिर्फ रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, जैसा कि मैं नीचे में इंडिकेट भी क्या हूं। आय व्यय खाता जो होता है बाबू एक नाम मात्र खाता होता है। यानी नाम मात्र खाता का मतलब बाबू कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। यह खाता वर्ष के अंत में संचालन प्रक्रिया से होने वाले कमी और अधिक को जानने के लिए बनाया जाता है। इस खाता में सिर्फ चालू वर्ष से संबंधित लेन देन को दिखाया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चालू वर्ष से संबंधित लेन देन, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन दिखाएंगे, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे। चौथा पॉइंट है, इस खाता में सिर्फ आयगत लेन देनों को दिखाया जाता है। जो बाबू रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन होंगे उसे ही सिर्फ हम दिखाएंगे। और इस खाता में नगद लेन देन होगा या उधार लेन देन होगा, दोनों को हम दिखाएंगे। बस आप याद रखना, करंट ईयर के ट्रांजेक्शन और रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, मतलब वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया जाएगा। आगे बाबू एडजस्टमेंट क्या होता है, तो जो ट्रायल बैलेंस के नीचे में जो सूचनाएं दी जाती थी उसी सूचना को आप एडजस्टमेंट बोलते थे। तो अभी हम लोग एनपीओ की बात कर रहे हैं, तो एनपीओ में रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, लिखा हुआ है, वह सभी सूचना जो तलपट या प्राप्ति एवं भुगतान खाता के नीचे दिया रहता है उसे हम समायोजन कहते हैं। और प्रत्येक समायोजन का दो जगहों पर लेखा किया जाता है। एक एडजस्टमेंट की एंट्री दो जगहों पे होती है। जैसे बकाया व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बकाया व्यय क्या होता है, इसे हम अदत्त व्यय भी बोलते हैं। वह सभी व्यय जिसका प्रयोग कर लिया गया है परंतु भुगतान नहीं किया गया हो, तो ऐसे व्यय को हम बकाया व्यय कहते हैं। जैसे सोचो, अभी हमारा दिसंबर मंथ चल रहा है, हम कोई भाड़े के मकान में रह रहे हैं, तो हमने अभी तक रेंट पेमेंट नहीं किया, रेंट नॉट पेड
फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। हमने तो यूज कर लिया अक्टूबर और नवंबर में रूम को, बट अभी तक मैंने इसका किराया नहीं दिया, तो वो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट कहलाएगा। अर्थात ऐसे व्यय जिसका उपयोग कर लिए हो लेकिन भुगतान अभी तक नहीं किए हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहीं एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो इसका लेखा जब बाबू आप करने के लिए आओगे तो जो खर्चा आउटस्टैंडिंग है उस खर्चे में जोड़ दोगे, और जब तक भुगतान नहीं किए हो तब तक वो आपका दायित्व है, तो दायित्व पक्ष में दिखाओगे। इसलिए लिखा हुआ है आय व्यय खाता में संबंधित व्यय में जोड़ दिया जाएगा। जो भी खर्चा होगा एक्सपेंसेस, उस खर्चों में हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और जो वैल्यू आएगा उसे हम लाइन के बाहर वाले वैल्यू में दिखाएंगे, आउटर में। लाइन से पहले वाले को इनर बोलते हैं, लाइन के बाद वाले को आउटर बोलते हैं। और दूसरा, जब तक ये हम पेमेंट नहीं किए, ये आउटस्टैंडिंग है, तब तक ये हमारे लिए दायित्व है, तो आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में भी इसे दिखाएंगे। इसी तरह बाबू प्रीपेड एक्सपेंस है, कोई खर्च भविष्य में होने वाली है परंतु भुगतान अभी वर्तमान में ही कर दिया है। जैसे लोगों के घर में शादी विवाह होता है, तो जैसे हलवाई को ही बुक करनी होती, तो हलवाई फ्यूचर में कभी काम करने के लिए आएगा एक सर्टेन डेट को, बट पेमेंट हम अभी कर देते हैं, तो वो ऐसे खर्चे बाबू हमारे प्रीपेड एक्सपेंस हो जाते हैं। या कोई स्टाफ हमारे लिए, कोई एम्प्लॉई हमारे यहाँ काम करता है, उसे पैसे की जरूरत होती है, तो हम 3-4 महीने की एडवांस सैलरी दे देते हैं, तो वही एडवांस सैलरी ही हमारा प्रीपेड सैलरी कहलाएगा। तो वह सभी व्यय जिसका प्रयोग भविष्य में करना हो परंतु भुगतान वर्तमान में किया गया हो, तो ऐसे व्यय को क्या कहेंगे? पूर्वदत्त व्यय। तो जो पेमेंट अभी हम पहले कर दिए हैं वो तो अभी खर्चा हुआ ही नहीं, तो जिस खर्चे में से वो रिलेटेड होगा उस खर्च में से घटा लेंगे, क्योंकि वो खर्च अभी से रिलेटेड नहीं है, फ्यूचर से रिलेटेड है। तो आय व्यय खाता में संबंधित व्यय में से घटा लिया जाएगा और आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा, क्योंकि अभी खर्च नहीं है, अभी वो फ्यूचर से रिलेटेड है, बट पेमेंट अभी कर दिया। अगर पेमेंट नहीं किए होते तो हमारे पास कैश होता, और कैश हमारे एसेट्स होते हैं, इसीलिए आप प्रीपेड एक्सपेंस आपका क्या होगा बाबू? प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा? एसेट्स होगा। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा बाबू? एसेट्स होगा। इसी तरह बाबू डेप्रिसिएशन क्या होता है? ह्रास। आप जानते हो अस्थाई संपत्ति के प्रयोग करने के कारण या कुछ टूट फूट होने के कारण उसके मूल्य में जो कमी आती है ना, गिरावट आती है, उसी कमी को आप क्या कहते हो? ह्रास कहते हो। ह्रास भी हमारे लिए खर्च है, और जिस संपत्ति पे ह्रास लगा रहे हो उस संपत्ति के मूल्य घट जाएगी, तो आप आय व्यय खाता के व्यय पक्ष में दिखाओगे, और आर्थिक चिट्ठा में जिस संपत्ति पे आप ह्रास लगा रहे हो उस संपत्ति के मूल्य में से घटा लोगे। इसी तरह बाबू इनकम, जिस तरीके से खर्च आपने प्रयोग कर लिया बट भुगतान नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग होती थी, इसी तरह आपने कोई इनकम कमा लिया बट अभी आपको मिला नहीं है, तो वो एक्रूड इनकम कहलाएगा। जैसे सपोज करो आपने किसी को लोन पे पैसे दिए, लोन पे ₹1 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू 10% था। तो अगर मैं अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपीज़ होंगे। ये 10,000 इंटरेस्ट 1 साल अगर इस लोन का बीत गया तो आपने कमा लिया, बट मान लो कि अभी ये पैसे हमको इंटरेस्ट वाला हमारे पास आया नहीं, हमें मिला नहीं है, तो उसको हम एक्रूड इनकम बोलेंगे। इसीलिए लिखा हुआ है वह सभी आय जो कमा ली गई हो परंतु प्राप्त नहीं हुई, हमने अर्जित कर लिया बट हमको अभी मिला नहीं है, तो ऐसे आय को बाबू क्या कहते हो? उपार्जित आय कहते हो। और इसका भी लेखा ठीक उसी प्रकार से करोगे, जिस इनकम से ये रिलेटेड है उस इनकम में जोड़ दोगे और बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाओगे। तो लिखा हुआ है आय व्यय खाता के आय पक्ष में संबंधित आय में जोड़ दिया जाएगा और आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। इसी तरह बाबू अनुपार्जित आय, मिल गई है बट अभी कमाया नहीं है, वह सभी आय जो अर्जित नहीं की गई है परंतु प्राप्त हो गई है, तो ऐसे आय को अनुपार्जित आय कहते हैं। जो अभी आपको अर्जित ही नहीं केवल मिल गया है तो वो आपका लायबिलिटीज है, तो इसीलिए जो इनकम आपको पहले मिल चुका है उस इनकम में से घटा लोगे। आय व्यय खाता के आय पक्ष में संबंधित आय में से घटा लिया जाता है, और जब तक वो आप काम नहीं किए हो तब तक वो आपका दायित्व है, इसलिए दायित्व पक्ष में दिखाओगे। हमने अभी बताया कि जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बाबू बनाओगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजेक्शन होंगे, और करंट ईयर के ट्रांजेक्शन को निकालने के लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट को ध्यान में रखना होगा। सपोज करो अगर बाबू कोई प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है, तो अभी जो चालू वर्ष का हम अगर भुगतान रिसीव करेंगे या पेमेंट करेंगे तो पहले तो पिछला भुगतान आएगा। तो अगर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है तो अभी वो भुगतान जो दिया रहेगा उसी में रहेगा, इसलिए इसको हम घटा लेंगे। और करंट ईयर के जो आउटस्टैंडिंग है वो अभी हमें भुगतान नहीं किया है, या अगर इनकम की बात कर रहे हैं तो हमको भुगतान नहीं मिला है, इसलिए उसको जोड़ लेंगे।
यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है जो सब्सक्रिप्शन की अगर बात करेंगे तो सब्सक्रिप्शन जितना हमें इस साल में मिला है उसे सबसे पहले लिखेंगे, और चालू वर्ष में अभी जितना मिलना और बचा हुआ है उसको जोड़ेंगे। अब पिछले साल में जो एडवांस मिला था, सोचो अगर प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला था तो वो करंट ईयर के लिए था, इसलिए जोड़ लेंगे। करंट ईयर में अगर एडवांस मिला होगा तो अगले वर्ष का होगा। ना तो मुझे अगले वर्ष का पैसा चाहिए, ना तो मुझे पिछले वर्ष का चाहिए, मुझे बस चालू वर्ष का चाहिए। इसीलिए अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो उसे जोड़ लेंगे, अब पिछले साल का अगर एडवांस है तो उसे भी जोड़ लेंगे। इन दोनों को जोड़ के टोटल करके बाहर कर लेंगे। अगर पिछले साल का कोई आउटस्टैंडिंग था उसे घटा लेंगे, और चालू वर्ष में एडवांस मिला मतलब अगले साल का पैसा है तो उसे भी घटा लेंगे। तब जो आएगा वही मेरा सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर होगा। इसी तरह अगर सैलरी भी रहता तो वही करते, सैलरी जो चालू वर्ष में भुगतान किया, चालू वर्ष का अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो जोड़ दो, कुछ एडवांस अगर पीछे दे दिए हुए तो उसे जोड़ दो। सेम पैटर्न से हम इसको बनाएंगे। तो लिखा हुआ है इसके संबंध में प्रश्न में विभिन्न प्रकार की सूचना दी जा सकती है, जिसके संबंध में हम प्रश्न हल करते समय देखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के पैसे अलग दे दिए होते हैं, करंट ईयर के पैसे अलग दे दिए होते हैं, नेक्स्ट ईयर के पैसे अलग दे दिए होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बाबू हम लोग प्रश्न बनाते समय देखेंगे। और जिस प्रकार से ये काम किया उसी प्रकार से आप वेतन का भी काम कर सकते हो, किराया का भी, कोई भी प्रकार के कैलकुलेशन होंगे, चाहे वो इनकम होंगे या एक्सपेंसेस, आप इसी पैटर्न को फॉलो करोगे। अगर इन्फॉर्मेशन कुछ अलग तरीके से दिए हुए हैं तो उसे अलग तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। वो जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कल से आप शुरू करेंगे हम लोग तो वहां देखेंगे। बाबू फंड जो होती है ना, कोई भी संस्था जो अपने लाभ को अर्जित करती है और उस लाभ का अगर पूरा भाग मालिकों के बीच नहीं बांटे गए होते उसे हम कोष कहते हैं। लेकिन अगर मैं गैर लाभकारी संस्था के बारे में सोचे तो वहां कोष का अर्थ होता है जो टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को घटा के निकालते हुए कैपिटल फंड होता है। लेकिन उस कैपिटल फंड में कुछ स्पेशल फंड, जनरल फंड अलॉट करके रखते हैं, जो कुछ पैसे, सपोज करो कोई स्पोर्ट्स वाला है तो कोई मैच फंड बना के रखा है, कुछ प्राइज फंड बना के रखा है। तो ये सब फंड है, जो भी फंड होंगे वो लायबिलिटी साइड में दिखाई जाएगी। तो देखो जैसे लिखा हुआ है, जब किसी संस्था के द्वारा अर्जित किए गए लाभ का कुछ भाग भविष्य के लिए बचा कर रखा जाता है तो उसे हम कोष कहते हैं। और ये कोष दो प्रकार के होते हैं, जनरल फंड और स्पेशल फंड। जनरल फंड होगा तो भी ये कैपिटल नेचर के रिसिट्स हैं, और स्पेशल फंड होगा तो भी ये कैपिटल नेचर के रिसिट्स हैं, और दोनों को बाबू आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। वैसे बाबू जनरल कोष होता क्या है, सामान्य कोष? तो जब कोष का निर्माण करते समय यह तय नहीं किया गया हो कि कोष का प्रयोग कहाँ किया जाएगा तो ऐसे कोष को सामान्य कोष कहते हैं। इसका लेखा निम्न प्रकार से किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया जनरल फंड होगा तो भी या स्पेशल फंड होगा तो भी ये पूंजीगत प्राप्ति है तो लायबिलिटी साइड जाएगा। तो जनरल फंड को आप आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में दिखाओगे, और जनरल फंड जब तक हमारे पास पड़े हुए उसको इन्वेस्ट कर दिए तो फिर वो हमारा एसेट्स बन जाएगा। तो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट को हम आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। इसके बाद बाबू है सामान्य कोष। सामान्य कोष से होने वाले जो भी इनकम होंगे, सामान्य कोष को आप लायबिलिटीज में दिखाओगे, सामान्य कोष इन्वेस्टमेंट को एसेट्स में दिखाओगे, और सामान्य कोष से जो इनकम मिलेंगे वो नॉर्मल इनकम है, क्योंकि वो कोई स्पेशल फंड के लिए नहीं बना हुआ है, तो उसे आप आय व्यय खाता के आय पक्ष में दिखा दोगे। जनरल फंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्लियर है। जनरल फंड को कहाँ दिखाओगे बाबू? लायबिलिटीज में। जनरल फंड इन्वेस्टमेंट को एसेट्स में, और जनरल फंड से कोई इनकम जनरेट होता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम में। आगे चलो बाबू, विशेष कोष। जब कोष के निर्माण करने वाले के द्वारा यह तय कर दिया जाता है कि कोष का प्रयोग कहाँ किया जाएगा तो ऐसे कोष को हम विशेष कोष कहते हैं, और इसका लेखा निम्न प्रकार से किया जाएगा। ऐसे कोष के बाबू जो भी इनकम होंगे ना वो उसी में जोड़ दिए जाएंगे, और जो भी खर्च होंगे उसी में से घटा दिए जाएंगे। तब जो यदि कोष बचता है तो कोष को लायबिलिटीज में दिखाते हैं तो लायबिलिटीज में दिखा देंगे। लेकिन अगर कोष जितने का उससे ज्यादा खर्च हो गया तब तो कोष बचा ही नहीं, तो फिर वो एक्सपेंडिचर में जाएगा। देखो लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किए हुए, कह रहा विशेष कोष से संबंधित आय को इसी कोष में जोड़ दिया जाएगा और इससे संबंधित व्यय को इसी में से घटा लिया जाएगा। यानी जो भी स्पेशल फंड है उससे रिलेटेड जितने इनकम है बाबू उसी में जोड़ लो, और जितने खर्चे हैं उसी में से घटा लो। इसके बाद यदि कुछ बचता है तो उसे आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है, परंतु यदि कोष से ज्यादा व्यय कर दिया गया हो तो इसे आय व्यय खाता के व्यय पक्ष में दिखाया जाता है। अगर इससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा तो व्यय पक्ष में दिखाएंगे। आगे लिखा हुआ है बाबू कैलकुलेशन ऑफ स्पेशल फंड। जैसे कि मैं बता रहा था, जैसे सपोज करो मैच फंड है तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड लिखा, इससे रिलेटेड जो भी इनकम है, जैसे कोई डोनेशन मिल गया मैच के लिए, इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उससे इंटरेस्ट मिल गई, मैच टिकट बेच लिया तो उससे कुछ आ गए पैसे, अदर इनकम कोई मैच फंड से रिलेटेड है तो सारे इनकम को इसमें जोड़ देंगे। फिर इस दोनों को ओपनिंग बैलेंस और जितने भी इनकम है उसको जोड़ के लिखेंगे, इसमें से लेस कर लेंगे जो भी खर्चे होंगे। जैसे मैच इवेंट्स करने में जो खर्चे आए होंगे और प्राइज वितरित करने में जो भी खर्चा आया होगा इसे घटा लो। तब यदि पॉजिटिव बचता है, ध्यान देना
पॉजिटिव बचता है तब तो ये लायबिलिटी साइड जाएगा, अगर निगेटिव बच गया तब तो फंड खत्म हो गया, फिर ये नॉर्मल खर्च हो जाएगा तो एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। लिखा हुआ है यदि विशेष कोष विनियोग स्पेशल फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ हो तो उसे आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर कोई भी फंड होगा, जनरल होगा तो भी, स्पेशल होगा तो भी, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो एसेट्स बन गई और वो एसेट्स एसेट साइड में जाता है। दूसरा, यदि विशेष कोष नहीं दिया हो परंतु व्यय दिया हुआ हो तो उसे आय व्यय खाता के व्यय पक्ष में दिखाया जाएगा। अभी बता रहा था, सपोज करो मैच फंड है ये नहीं और मैच एक्सपेंस दिया हुआ है, तो मैच एक्सपेंस दिया हुआ है तो फिर तो ये नॉर्मल खर्चा हो गया और नॉर्मल खर्चे को आप एक्सपेंडिचर में दिखाओगे। लेकिन अगर फंड होता मैच वाला तो मैच फंड में से घटाते। कैपिटल फंड ये पीछे भी पढ़ चुके हैं, जो गैर लाभकारी संस्था के जो टोटल एसेट्स होंगे, टोटल एसेट्स, उस टोटल एसेट्स में से आप इसके टोटल लायबिलिटीज को घटा लो तो रेस्ट जो बच जाएंगे उसी को बाबू आप क्या बोलोगे, कैपिटल फंड। वही चीज लिखा हुआ है, गैर लाभकारी संस्था का कोई वास्तविक मालिक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पूंजी नहीं होती बल्कि पूंजी कोष होती है। यदि प्रश्न में पूंजी कोष दिया हुआ हो तो इसकी गणना करने की कोई जरूरत नहीं है, अन्यथा इसकी गणना निम्न प्रकार से किया जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, वर्ष की शुरू वाली बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, और जितने भी शुरुआत में एसेट्स होंगे वो सारे एसेट्स को एसेट्स में दिखाएंगे और जितने भी बाबू लायबिलिटीज होंगे उसे लायबिलिटीज में दिखाएंगे और फिर इसका बैलेंस कर लेंगे। एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटा लेंगे, जो भी टोटल आएगा इस टोटल में से इसको घटा लेंगे, जो रेस बच जाएगा वही रेस क्या कहलाएगा बाबू, कैपिटल फंड कहलाएगा। यानी कैपिटल फंड बराबर क्या होगा बाबू, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल फंड। आगे चलो बाबू, इस बैलेंस शीट को हम ओपनिंग बैलेंस शीट कहते हैं। लिखा हुआ है पूंजी कोष की गणना तभी की जाती है जब प्रारंभिक शेष ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ। सोचो कोई गैर लाभकारी संस्था अगर इसी वर्ष स्थापित हुआ है तो फिर उसके पास तो शुरुआत से कुछ कोष हो भी नहीं करेगा। अगर वो संस्था पीछे कई सालों से चलते आ रहा है तो फिर उसके पास कुछ फंड होंगे तभी ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा। आगे चलो बाबू, ये फार्मूला लिखा हुआ भी है, कैपिटल फंड इज इक्वल टू टोटल ओपनिंग एसेट्स माइनस टोटल ओपनिंग लायबिलिटीज। ऊपर में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर कहीं पे अगर हमारा स्टेशनरी हम ज्यादा मात्रा में खरीद के लाते हैं तो सारे के सारे तो खर्च नहीं हो गए होंगे और जितने खर्च हुए होंगे उतने को ही हम खर्च मानेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कंज्यूम निकालनी पड़ेगी। मटेरियल है तो मटेरियल कंज्यूम, स्टेशनरी है तो स्टेशनरी कंज्यूम, मेडिसिन की बात करेंगे तो मेडिसिन कंज्यूम। इसको भी ठीक उसी प्रकार से निकालेंगे। ओपनिंग स्टॉक जो था उसे लिखेंगे और हम लोग पीछे भी पढ़ के आए हैं कि आउटस्टैंडिंग जो भी होगा, आउटस्टैंडिंग अगर वो करंट ईयर का है तो जोड़ेंगे, और प्रीवियस ईयर का होगा तो घटाएंगे, और प्रीपेड अगर प्रीवियस ईयर का है तो जोड़ेंगे, या करंट ईयर का होगा तो घटाएंगे। यहाँ एक नया चीज आ गया कि पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर जो भी होगा उसे भी जोड़ेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक होगा तो उसे घटा लेंगे। रेस्ट जो आएगा उसे हम मटेरियल कंज्यूम बोलेंगे, और ये मटेरियल कंज्यूम हमारे लिए एक्सपेंडिचर होगा, इसीलिए इसे हम बाबू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे। ये थी हमारी थ्योरेटिकल फैक्ट्स। आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ो तो कल से मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये हमारा बुक होगा एसके सिंह का। आप लोग इससे क्वेश्चन बनाना शुरू करोगे। फर्स्ट लेसन से मैं इसे एक एक करके क्वेश्चन कल से बनाना शुरू करूंगा। आपको प्रत्येक दिन 8 बजे वीडियो सीरीज मिलेंगे। आप इसे रेगुलरली देखते रहो। मैं 4 से 5 महीने में ये पूरे बुक्स को खत्म कर दूंगा। साथ में आपको बीएसटी के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ईपीएस का भी क्वेश्चन मिलेगा, इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग लगातार जुड़े रहें, अच्छे से पढ़ें, खुश रहें। चलो बाबू, बाय बाय।